जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेस में। साथियों, हम मेवाड़ राजवंश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने गुहादित्य से और तेज सिंह तक अध्ययन कर लिया था। आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट शासक समर सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ गोहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह होता है और गोहिल वंश में यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारा सिसोदिया वंश। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम समर सिंह को कंटिन्यू करते हैं। मेवाड़ राजवंश, और मेवाड़ राजवंश में पढ़ेंगे हम समर सिंह। समर सिंह दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जैत्र सिंह यानी जैत्र सिंह ने 40 साल शासन किया था। उसके बाद में तेज सिंह आ गए, उसने 20 साल शासन किया। फिर समर सिंह आ गए। ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्रिक है। उसने फिर 30 साल शासन किया, नहीं 40 साल, 20 साल, फिर 30 साल। और उसके बाद में रावल रतन सिंह आए थे, उन्होंने 1 साल शासन किया था। तो इस प्रकार से हमें इनका शासनकाल याद करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कभी भी आ जाएगा ना, तो डेट में आपको कंफ्यूजन रहेगा। आप तो नॉर्मल ऐसे ध्यान रखना, जैसे देखो 1273 से 1302, वैसे होते 29 साल है, लेकिन याद करने के लिए 30 साल बताया मैंने समर सिंह का काल। समर सिंह का कितना, 1273 से 1302, 1273 से 1302, और 1302 में आ जाता है रावल रतन सिंह, जो कि 1303 में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों समर सिंह इनके समय में क्या होता है दोस्तों, समर सिंह के जो दरबारी कवि थे वो करम सिंह थे, कलन थे और केल सिंह थे। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। समर सिंह के बारे में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं, आप तो नॉर्मल जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें नोट कर लीजिए। इससे बाहर समर सिंह में कोई डिटेल नहीं पूछा। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम होते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना समर सिंह से रिलेटेड, वो आपको मतलब टू द पॉइंट फैक्ट जो भी है मैं आपको लिखवा देता हूँ। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है इसको आबुलेख में। तो आबुलेख में क्या कहा गया है, आबुलेख में कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, गुजरात का उद्धारक। ठीक है दोस्तों, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, और इसको शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता कहा गया है कुंभलगढ़ लेख में। तो कुंभलगढ़ लेख में क्या कहा गया है, कुंभलगढ़ लेख, कुंभलगढ़ लेख में कहा गया है दोस्तों शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता। क्या कहा गया है, शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता। और एक इसको जो है चिरवा का लेख है, उसमें कहा गया है शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला। शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला तो है चिरवा के लेख में, और शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता इसको कहा गया है कुंभलगढ़ लेख में। और आबू लेख में इसको गुजरात तुर्कों से गुजरात का उद्धारक करता कहा गया है। तो कुंभलगढ़ लेख में इसको कहा गया है शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, अपहरण करता, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता किसमें कहा गया है, कुंभलगढ़ लेख में। किसमें कहा गया है, कुंभलगढ़ लेख में। और चिरवा का लेख में, चिरवा का लेख में इसको कहा गया है शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला। चिरवा लेख में क्या कहा गया है, चिरवा लेख, और चिरवा लेख में कहा गया है शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला, शत्रुओं का सिंह के समान यानी टाइगर के समान, यानी शेर के समान संहार करने वाला, संहार करने वाला। दोस्तों शत्रुओं का सिंह के समान संहार करने वाला, और इनसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है, एक इन्होंने आबू में जो अचलेश्वर मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो लिख लीजिए आबू के अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, आबू के अचलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार
जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों ये जो अचलेश्वर मंदिर है, इसमें कहते हैं कि भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलेश्वर मंदिर में क्या की जाती है? भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। अंगूठे की पूजा, और इसी कारण इसे अंगूठा मंदिर भी कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? अंगूठा मंदिर। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? अंगूठा मंदिर। इसके बाद दोस्तों इन्होंने, समर सिंह ने क्या था, जो श्याम प्रसाद मंदिर है ना, उसके लिए भूमि दान में दी थी। क्या दी थी? भूमि। तो एक लिख लीजिए, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में दी। भूमि दान दी। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में दी। उसके बाद में समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक होता है रावल रतन सिंह और एक होता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो गया दोस्तों नेपाल, और रावल रतन सिंह, समर सिंह के बाद शासक कौन बना था? रावल रतन सिंह। ध्यान रखना, मैंने बताया था पहले भी आपको, एक राहप का था, राहप ने सिसोदा गांव बसाया था। इस प्रकार से ध्यान रखना। यानी कि समर सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक रतन सिंह हुआ था और एक कुंभकर्ण हुआ था। रतन सिंह श्रीलंका गया था विवाह के लिए, और कुंभकर्ण नेपाल गया था, और वहां जाकर इसने गोहिल वंश की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो यही है। बाकी इसके जो दरबारी विद्वान है वो थे, एक तो पार्श्वनाथ जैन और एक रतन प्रभु सूरी। तो दरबारी विद्वान ये लिख ही लीजिए आप, दरबारी विद्वान। एक तो हो गया पार्श्वनाथ जैन, है ना, जैन दरबारी कवि, और हिंदू विद्वान दो है, बता रहा हूं मैं इसका। एक तो जैन विद्वान, जैन विद्वान में एक तो हो गया पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। एक तो हो गया पार्श्वनाथ और दूसरा हो गया रतन प्रभु सूरी। रतन प्रभु सूरी, एक तो हो गया पार्श्वनाथ और एक हो गया रतन प्रभु सूरी। फिर उसके बाद में हिंदू विद्वान, हिंदू विद्वान। दोस्तों हिंदू विद्वान जो हुए थे, एक तो हुआ था देव शर्मा, एक भाव शंकर और एक शुभचंद्र। लिख लेना, शुभ चंद्र। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, दरबारी विद्वान पूछेगा ही नहीं, फिर भी आप याद कर लेना। शुभचंद, देव शर्मा और एक हो गया भाव शंकर। कौन सा हो गया? भाव शंकर। ठीक है दोस्तों, तो समर सिंह से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। ध्यान रखना दोस्तों, समर सिंह, इसके दो पुत्र हुए थे, ये लिख लीजिए। समर सिंह के कितने पुत्र हुए थे? दो। यहां लिख लीजिए, समर सिंह के पुत्र कितने हुए? दो। पहला पुत्र था रावल रतन सिंह, यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए रतन सिंह, और दूसरा पुत्र हुआ था कुंभकर्ण। कौन सा? कुंभकर्ण। भाई रतन सिंह ये बड़ा बेटा था, तो ये तो बन गया राजा, और कुंभकर्ण इसने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की नींव डाली। नेपाल जाकर गोहिल वंश की, गोहिल वंश की नींव डाले। दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा वंश है जो नेपाल में मतलब बसा हुआ है या नेपाल से संबंधित है, तो ध्यान रखना गोहिल वंश है, जिसकी नींव कुंभकर्ण ने डाली थी नेपाल में। नोट कर लीजिए दोस्तों।
हाँ दोस्तों, समर सिंह के बारे में आ जाते हैं रावल रतन सिंह। और ये इंपॉर्टेंट है, रावल रतन सिंह। और आपको याद हो, वैसे मैं कहूंगा सभी याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूं। लेकिन रावल रतन सिंह गोहिल वंश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट शासक कौन सा आ गया? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि गोहिल वंश का अंतिम शासक हुआ था। दोस्तों, रावल रतन सिंह 1302 में आए थे और 1303 में वीरगति को प्राप्त हो गए। रावल रतन सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैंने बताया इनके पिताजी समर सिंह थे। समर सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक रावल रतन सिंह हुआ था, दूसरा कुंभकर्ण हुआ था। कुंभकर्ण नेपाल गया और गोहिल वंश की नींव डाली। ये रतन सिंह है, ये शादी के लिए कहा जाता है श्रीलंका। तो इनके पिता का नाम, पहला ही तथ्य हो गया पिता। पिता का नाम क्या है? समर सिंह। समर सिंह। अब आ जाता है इनकी पत्नी पूछे। दोस्तों, इनकी दो पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? दो। पहली पत्नी का नाम तो था नागमती। पहली पत्नी का नाम क्या था? नागमती। क्या था? नागमती। हाँ, पहली पत्नी नागमती और दूसरी पत्नी क्या हो गई? पद्मनी। दूसरी पत्नी कौन सी? पद्मनी। और इस पद्मनी की वजह से ही रावल रतन सिंह का इतिहास में जिक्र किया गया है, क्योंकि पद्मनी बहुत सुंदर थी और मतलब पूरा जो खेल है वो पद्मनी का ही है। रतन सिंह की दो पत्नी थी, एक हो गई नागमती और दूसरी हो गई पद्मिनी। दूसरी कौन सी हो गई? पद्मिनी। हाँ, अब दोस्तों, रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह हो गए, पत्नी नागमती हो गई। एक इनके सेनापति, रावल रतन सिंह के सेनापति, रावल रतन सिंह के सेनापति हो गए थे बादल व गोरा। गोरा बादल। दोस्तों, गोरा पद्मनी का चाचा था और बादल भाई था। गोरा कौन था? पद्मनी का चाचा। तो इधर लिख लो चाचा। और बादल कौन था? भाई। और ये किसके भाई थे? पद्मनी के। गोरा चाचा था और बादल भाई था। उसके बाद में रावल रतन सिंह के समय, ध्यान रखो दोस्तों, रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था। अब शाखा किसे कहते हैं? शाखा कहते हैं जिसमें ये अपने राजा जो होते हैं वो तो पगड़ी बांधकर और युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं और केसरिया कर लेते हैं, उधर रानी जौहर कर लेती है। और केसरिया राजा करते हैं, रानी जौहर करती है। इसे क्या कहते हैं? शाखा। क्या कहते हैं? शाखा। चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था, 1303 में हुआ था। अगर पूछे राजस्थान का पहला शाखा तो 1301 में हुआ था और रणथंभौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे राजस्थान का दूसरा शाखा तो ये हुआ था 1303 में। अब होता क्या है, रावल रतन सिंह के एक दरबारी पंडित हुआ करते थे और उस दरबारी पंडित का नाम है राघव चेतन। और ये राघव चेतन है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पूरा जो कांड करवाया ना इसने ही करवाया है, दरबारी पंडित। ये दरबारी पंडित है राघव चेतन। ये राघव चेतन तंत्र विद्या में निपुण था और पूरा खेल इसने ही करवा दिया था। दोस्तों, जो रावल रतन सिंह है इनकी पत्नी थी पद्मनी। अब ये पद्मनी के बारे में थोड़ी सी जो है कहानी वो मैं आपको बता देता हूँ। रावल रतन सिंह की जो पद्मनी थी ना, ये पद्मनी, तो इधर लिख लीजिए रावल रतन सिंह ने विवाह लिख लीजिए। इनका विवाह कहाँ हुआ था? विवाह, पहली पत्नी तो हो गई इनकी नागमती, इनका विवाह हुआ था सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप। अब सिंगल द्वीप है ना, उसी को वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम सिलोन भी। श्रीलंका को क्या कहते हैं? सिलोन। सिंगल द्वीप के राजा, सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री
सिंगलदीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया था। किससे किया था? पद्मिनी से विवाह किया। हाँ दोस्तों, विवाह सिंगलदीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी से किया था। तो अब हम इस पद्मिनी के बारे में कुछ स्टोरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बार नोट कर लीजिए, एक ये भी लिख लीजिए आप पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी, पद्मिनी के पति हो गए रावल रतन सिंह। इनके जो पिता हो गए, पद्मिनी के पिता हो गए गंधर्व सेन। पिता कौन हो गए? गंधर्व सेन। इनकी माता यानी कि रतन सिंह की सास। पद्मिनी की माता है चंपावती और इनका एक तोता हुआ करता था हीरामन प्रजाति का, जिसे ललित भी कहा गया है। माता का क्या नाम है? चंपावती, चंपावती। और इस पद्मिनी का एक तोता है। क्या है? तोता। और ये जो कहानी की शुरुआत भी इस तोता ने की है, बड़ा खतरनाक तोता, आपको सुनाऊंगा इसकी स्टोरी। तोता, और ये तोता हीरामन प्रजाति का था, जो बोलता था, हीरामन प्रजाति का। और इसको ललित भी कहा गया है। इस तोते का एक अन्य नाम क्या कहा गया है? ललित। इस तोते का एक अन्य नाम ललित भी बताया गया है। नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों रावल रतन सिंह जब ये पद्मिनी, जो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी, इनका एक तोता था हीरामन प्रजाति का। एक दिन होता क्या है, अभी लिखवा दूंगा दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, दोस्तों ये हो गई पद्मिनी। पद्मिनी, पद्मिनी का ये तोता, और तोता हीरामन प्रजाति का है। हीरामन प्रजाति का। और इसका एक अन्य नाम भी वो क्या है? ललित। दोस्तों एक दिन क्या होता है, श्रीलंका से जो ये हीरामन तोता है ना, ये उड़ते हुए चित्तौड़गढ़ आ जाता है। श्रीलंका से कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। और उसने रतन सिंह को देखा और रतन सिंह से कहा कि श्रीलंका से आया हूं। क्या कहा? कि दूर देश से आया हूं, एक संदेशा लाया हूं। दूर देश से आया हूं, एक संदेशा लाया हूं। अब भाई रतन सिंह ने कहा कि तू बता तो सही, क्या बात है, क्या संदेशा लाया, बता। तू गाना ही गाया जा रहा है कि दूर देश से आया हूं, एक संदेशा लाया हूं। तो हीरामन तोता कहता है कि श्रीलंका में एक राजकुमारी है, श्रीलंका में एक राजकुमारी है जो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब वैसा बताता नहीं कितनी सुंदर। रतन सिंह ने कहा अरे भाई तू बता तो सही है कितनी सुंदर, कि दूर देश से आया हूं, एक संदेशा लाया हूं। भाई तू गाना ही गाएगा, बता तो रहा ही नहीं वो कितनी सुंदर है। कि श्रीलंका में एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी, और वो इतनी सुंदर है कि यदि वो बादाम शेक पिए ना तो उसके गले से दिख जाता है कि वो बादाम शेक पी रही है। यदि वो गन्ने का जूस पिए तो उसके गले से ऊपर दिख जाता है। यदि वो माउंटेन ड्यू पिए तो उसके गले से ऊपर दिख जाता है। यदि उसके नाखून टच कर देना तो इसकी स्किन से खून निकलने लगता है, यानी कि उसकी स्किन से खून निकलने लगता है। ये सब बातें सुनकर रतन सिंह प्रभावित हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है, यानी कि फुल्ली क्या कह जाता है, आवारा पागल दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वो आवारा पागल दीवाना हो गया तो एक उसने क्या किया कि यार ये पद्मिनी इतनी सुंदर है तो क्यों ना उसको देखने तो चलना है। अब राजा था, अब राजा पहले के ऐसे होते थे दोस्तों, तो इसने क्या किया, साधु का भेष बनाया और श्रीलंका पहुंच गया, यानी कि सिंगलदीप पहुंच गया।
अब सिंघलदीप जब पहुंच जाता है तो वहां साधु के वेश में पद्मिनी को देखता है, और ये बात गंधर्व सेन को पता लग गई। किसे पता लग गई? गंधर्व सेन को। गंधर्व सेन ने एक दिन उससे मिलकर पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो ये रतन सिंह कहता है कि मैं तो एक साधु हूं, मैं तो एक साधु हूं। तब गंधर्व सेन ने कहा कि तुम्हारी आंखों से तुम एक राजा दिख रहे हो। तब रतन सिंह ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं चित्तौड़ से आया हूं, कहा कि मैं चित्तौड़ से आया हूं, मैं चित्तौड़ का राजा हूं। तब गंधर्व सेन ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो रावल रतन सिंह ने कहा मुझे तो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, विश्व सुंदरी पद्मिनी ही चाहिए। अब भाई साहब गंधर्व सेन बड़े खुश हुए, क्योंकि चित्तौड़ उस समय कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रियासत थी। अब भाई सबसे प्राचीन रियासत थी तो गंधर्व सेन तो बड़ा खुश हुआ, और गंधर्व सेन ने क्या किया कि पद्मिनी की शादी रतन सिंह से कर दी। जब पद्मिनी को लेकर रतन सिंह चित्तौड़ आता है तो उसने वहां आते ही पूरे चित्तौड़ को दावत दी, और दावत में रतन सिंह ने अपने दरबारी पंडित राघव चेतन को भी बुलाया। और राघव चेतन जैसे ही पद्मिनी को देखता है और वह भी उसका दीवाना हो जाता है, और वह सोचता है कि ये पद्मिनी तो मेरी होनी चाहिए, पद्मिनी तो मेरी होनी चाहिए। तभी से राघव चेतन का दिमाग सटक गया, और उसने क्या किया कि वो तांत्रिक विद्या में निपुण था, और वो तंत्र मंत्र के उसमें पद्मिनी को अपने बस में करना चाहता था। अब ये खबर जैसे ही रतन सिंह को पता लग जाती है तो रतन सिंह क्या करता है, रतन सिंह राघव चेतन को देश निकाला दे देता है, यानी कि राज्य से निकाल देता है। और राज्य से निकालने के बाद ये रतन सिंह चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली, और अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह के खिलाफ भड़का देता है, और उससे कहता है कि रतन सिंह आपके बारे में ऐसा कहता है, तुम तो क्या हो, शासन राजा तो मतलब रतन सिंह है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, इतना भयंकर राजा है वो। और मतलब इसके खिलाफ पूरा पूरा भड़का देता है, और पद्मिनी के बारे में कहता है तुम्हारे पास क्या है, उसकी जो पत्नी है वो इतनी सुंदर है, यानी कि विश्व सुंदरी है। यानी कि कुल मिला के राघव चेतन ने यह कर लिया कि मेरी नहीं तो रतन सिंह की भी नहीं। भाई साहब उसने एक एक खिलजी को बुरे तरीके से भड़का दिया और चित्तौड़ पर आक्रमण करवा दिया। तो ये तो थी कुछ स्टोरी पद्मिनी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और होता क्या है, अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी राजा था। अलाउद्दीन क्या था, एक महत्वाकांक्षी राजा था, और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के प्रति आक्रमण के लिए किसने भेजा, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए किसने भेजा, तो राघव चेतन ने भेजा, क्योंकि राघव चेतन ने उसे भड़काया था। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूत था सूरजा, और उसको कहाँ भेजा था, रतन सिंह के पास। तो अब आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने भड़काया, अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने भड़काया। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए, चित्तौड़ आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए राघव चेतन ने भड़काया, राघव चेतन ने भड़काया। और ये राघव चेतन वो ही है जो पद्मिनी को पाना चाहता था, और इसका दरबारी पंडित था। दोस्तों लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को मैं एक लिखूंगा शॉर्ट में। एक ने सूरजा दूत, दूत का नाम है सूरजा, सूरजा दूत को चित्तौड़ भेजा था रतन सिंह के पास। तो एक ने सूरजा दूत को रतन सिंह के पास भेजा, रतन सिंह के पास भेजा। इसके बाद दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी एके एके जो है 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ दुर्ग पर अटैक कर लेता है और उसे घेर लेता है। एके 28 जनवरी को 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है। चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है, घेर लेता है। और दोस्तों ये कितने समय के लिए घेर लेता है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है 8 महीने के लिए, 8 माह तक। 8 माह तक ये घेरे रखता है, क्योंकि दोस्तों 8 माह हो गए, काफी टाइम हो गया। जब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया तो रावल रतन सिंह ने क्या किया कि चित्तौड़ दुर्ग के सभी गेट बंद करवा दिए थे, दरवाजे बंद करवा दिए थे, और चित्तौड़ की दीवारें इतनी ऊंची थी कि ये एके वहां पहुंच नहीं पाया। और इसने क्या किया कि 8 महीने तक दुर्ग को घेरे रखा। जब दुर्ग में खाने पीने की वस्तुएं जब कम पड़ने लगी तो लास्ट में क्या होता है, रावल रतन सिंह एके से एक संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? संधि। ये एके के पास एक दूत भेजता है और इससे कहता है कि मैं भाई पद्मिनी को, तुम्हें तुम्हारी इच्छा है तुम पद्मिनी को देखो, तो मैं पद्मिनी को तुम्हें दिखा दूंगा, पद्मिनी को तुम्हें दिखा दूंगा। और होता क्या है दोस्तों, ये चित्तौड़ दुर्ग के गेट, रावल रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग के गेट खुलवा देता है और एके से वादा करता है वह तुम्हें पद्मिनी को दिखा देगा और तुम वापस दिल्ली के लिए लौट जाना। दोस्तों उसी जब एके को राघव, ये अपना रावल रतन सिंह पद्मिनी को दिखाता है तो इधर एक महल था, और ये महल किसका था? पद्मिनी का। किसका था? ये पद्मिनी का महल हो गया। और इधर भी एक महल था, और यहाँ महल, और इधर भी एक महल था। अब दोस्तों इस महल पर कौन थे? इस महल पर थे एके खिलजी और रावल रतन सिंह, और यहाँ थी पद्मिनी। यहाँ कौन थी? पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। ये देख, ये मोटी मोटी आंखों वाली पद्मिनी। अब दोस्तों ये पद्मिनी थी और यहाँ पानी था। तो रावल रतन सिंह ने क्या किया कि इससे कहा कि मैं डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम्हें दर्पण में दिखा दूंगा। तो इसने क्या किया, ये जो पद्मिनी थी, यहाँ एके था, यहाँ पानी था, और यहाँ क्या था? एक और महल। इस महल में ये दर्पण रखवा दिया था। क्या रखवा दिया था? दर्पण। दोस्तों यहाँ जो पद्मिनी है इसको दिखाई थी दर्पण में, और ये जो एके खिलजी इसको यहाँ भी नहीं देख पाया, शीशा में, शीशा था ये, इस शीशा में नहीं देख पाया, और इस शीशे की जो है प्रतिमा इसमें दिखाई थी पानी में, और एके ने यहाँ पानी में पद्मिनी को देखा। एके का यहाँ जैसे ही मौका लगा इसने महल से धक्का दे दिया था, किसको? रावल रतन सिंह को, और रावल रतन सिंह नीचे गिर गया। और इन्होंने क्या किया कि धोखे से रावल रतन सिंह को गिराकर और गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे? दिल्ली। कहाँ ले गए? दिल्ली। एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद में आगे। हाँ, अब लिख लीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, एके ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया। गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गया। अब दोस्तों एके रतन सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया था। उसके बाद में होता क्या है कि पद्मिनी वहां दिल्ली जाती है, और पद्मिनी के साथ गोरा में बादल, उसके चाचा में भाई, उसके साथ जाते हैं, और पद्मिनी बिल्कुल डोली में सज धज के जाते हैं, और डोली में ही जो है गोरा बादल जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, रानी के साथ दासियां जाया करती थी। तो जब गोरा बादल भी उसके साथ गए तो वहां दिल्ली जाकर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मेरी
आखिरी इच्छा है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे एक बार मेरे पहले वाले पति से मिलने दिया जाए। अब दोस्तों AK बिल्कुल जोश में आ गया, पागल हो गया कि वो तो समझ गया कि पद्मिनी आ गई मेरे पास। और वो क्या करता है, पद्मिनी से कह देता है अपने सैनिकों से कि इसे रतन सिंह से मिलने दिया जाए। दोस्तों पद्मिनी रतन सिंह से मिलने जाती है, तभी क्या होता है, गोरा व बादल वहां अटैक कर देते हैं और रतन सिंह को वहां से छुड़ाकर वापिस कहाँ ले आते हैं, चित्तौड़। वापिस कहाँ ले आते हैं, चित्तौड़। ऐसे कुछ बताया गया है एक कहानी में। बट जब 8 महीने की घेराबंदी के बाद में जब इसने AK ने अटैक किया था, तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ दुर्ग का पहला शासक हुआ, क्योंकि 26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको भी कोई जरूरी नहीं है लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अपन भी जानते हैं जब AK पर दिल्ली के सुल्तान वो रावल रतन सिंह पर दिल्ली के सुल्तान AK ने अटैक किया, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी लाइफ में एक ही युद्ध लड़ा है और वो भी AK से। अगर AK उसको गिरफ्तार करेगा तो दिल्ली ले जाएगा, तो इसको लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां लिख लेते हैं चित्तौड़ का पहला साका। चित्तौड़ का पहला साका। दोस्तों मैं बता देता हूं, एक तो आपको साका। साका होता है, इसमें राजा तो करता है केसरिया, राजा क्या करता है, केसरिया, और रानी क्या करती है, जौहर, तब जाके साका होता है। हाँ, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को। कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को। नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों, नोट। राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला साका 1301 में, ये भी एक खिलजी के समय हुआ था और अमीर के साथ हुआ था। 1301 में रणथंभौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, रणथंभौर में। चित्तौड़ का पहला साका 26 अगस्त 1303 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट याद रखना है ना। इसमें क्या होता है, साका में केसरिया और जौहर होता है, तो इसमें केसरिया तो किया था रतन सिंह ने। केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह ने। किसने किया था, रावल रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया था, पद्मिनी ने। जौहर किसने किया, पद्मिनी ने। किसने किया दोस्तों, पद्मिनी ने। और 1600 रानियों के साथ किया। कितनी रानियों के साथ किया, 1600 रानियों के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, एक जौहर हमेशा पहले होता है और केसरिया हमेशा बाद में होता है, क्योंकि मतलब उन्हें पता है कि ये मतलब साका कब करते हैं, साका जब करते हैं जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें पता है कि सामने वाला हम पर अटैक कर रहा है, हमारे बचने के चांस यानी जीतने के चांस बहुत कम है। तो क्या करता है कि वो केसरी रंग की पगड़ी धारण करके और युद्ध क्षेत्र में उतर जाता है, और उधर वो युद्ध क्षेत्र में उतरता है, उधर रानी क्या कर लेती है, जौहर। तो जौहर हमेशा पहले होता है और केसरिया हमेशा बाद में होता है। ठीक है दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका हुआ जिसमें केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था, जौहर पद्मिनी ने किया था, और इसमें आक्रमणकारी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसमें रावल रतन सिंह के सेनापति थे। सेनापति किसके, रतन सिंह के। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा बादल। गोरा बादल, बादल पद्मिनी का भाई था, गोरा पद्मिनी का चाचा था। ठीक है दोस्तों। और ये जो गोरा बादल है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद दोस्तों गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, और
इन गोरा बादल पे एक चौपाई लिखी है, लिख लीजिए, और वो चौपाई का नाम है गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई। और ये गोरा बादलरी चौपाई के जो लेखक है वो कौन है? हेमरतन सूरी। गोरा बादलरी चौपाई के लेखक कौन है? हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। गोरा बादल की चौपाई के लेखक है हेमरतन सूरी। ध्यान रखना दोस्तों, गोरा बादल रावण रतन सिंह के सेनापति थे जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसके बाद दोस्तों क्या करता है, एक चित्तौड़ को जीत जाता है और चित्तौड़ को अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देता है और इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद की जानकारी हमें मिलती है धाईवा पीर दरगाह अभिलेख से, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा आपको। चित्तौड़गढ़ को उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर अपने बेटे खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है और खिज्र खां को सौंप देता है और नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। दोस्तों जो इसका नाम खिजराबाद रखता है उसकी जानकारी हमें धाईवा पीर दरगाह अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? धाईवा पीर दरगाह अभिलेख से मिलती है। एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतकर उसे अपने बेटे खिज्र खां को सौंपकर, किसे सौंपकर? खिज्र खां को, खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। अब दोस्तों खिज्र खां को सौंप देता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। क्या रख देता है? खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। और दोस्तों ये खिजराबाद अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर रखा। और इस खिजराबाद जो नाम रखा है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? धाईवा पीर अभिलेख से। कहां से मिलती है? धाईवा पीर अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें, धाईवा पीर अभिलेख से। ठीक है दोस्तों कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला साका हुआ था इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। चित्तौड़ साके का आंखों देखा वर्णन, चित्तौड़ साके का आंखों देखा वर्णन। और ये आंखों देखा जो वर्णन है ये किया था दोस्तों अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बातें करता हूं, मैं यहाँ कोई टाइम पास नहीं करता दोस्तों। मैं चाहूं तो आपको 10 मिनट मनोरंजन के लिए आपके 10 मिनट भी खराब कर सकता हूं, फालतू की स्टोरियां सुना सकता हूं, फालतू की शायरियां सुना सकता हूं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरा एक टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो मेरे पास है मेरा एक्सपीरियंस अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरी क्लासेज का मतलब ये नहीं है कि मैंने क्लास ली और उसे अपलोड कर दिया, बल्कि मेरी क्लासेज का मतलब है कि आपको मेरी तरफ से बेस्ट दे पाऊँ, है ना दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है एक स्टूडेंट की हालत क्या होती है। दोस्तों चित्तौड़ साके का आंखों देखा वर्णन किया था किसने? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में किया था? अमीर खुसरो का ग्रंथ
और इस ग्रंथ का नाम था खजाइन उल फतेह। खजाइन उल फतेह। इसका एक अन्य नाम भी है तारिख ए अलाई। अन्य नाम क्या है? तारिख ए अलाई। उसके बाद दोस्तों इसी जो खजाइन उल फतेह इस ग्रंथ है, इसको आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। तो लिख लीजिए अमीर खुसरो के ग्रंथ। अमीर खुसरो के ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? खजाइन उल फतेह। खजाइन उल फतेह को आधार मानकर 1540 में अमीर खुसरो ग्रंथ खजाइन उल फतेह को आधार मानकर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा। पद्मावत ग्रंथ लिखा। और दोस्तों ये पद्मावत ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और ये एक काल्पनिक ग्रंथ है। क्या है? ये एक काल्पनिक ग्रंथ है ना। तो ये पद्मावत ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और दूसरा पॉइंट लिख लो, यह काल्पनिक ग्रंथ है। काल्पनिक ग्रंथ है। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़ को शरीर माना है और रतन सिंह को उसका मन माना है। रतन सिंह को क्या माना? मन। और श्रीलंका को हृदय माना है, पद्मिनी को बुद्धि माना है, और राघव चेतन को राक्षस माना है, और ये है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी इसको माया माना है, और जो तोता था हीरामन तोता उसको गुरु माना है, और अलाउद्दीन खिलजी की पहली जो पत्नी थी नागमती उसको सांसारिक माना है। क्या माना है? सांसारिक। तो लिख लीजिए इसमें शरीर तो माना है चित्तौड़ दुर्ग को। शरीर किसे माना है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। और मन माना है रावल रतन सिंह को। मन किसे माना है? रतन सिंह को। और हृदय, हृदय किसे माना है? श्रीलंका को। हृदय किसे माना है? श्रीलंका को। उसके बाद में दोस्तों बुद्धि, बुद्धि इसने माना है पद्मिनी को। पद्मिनी। राक्षस माना है राघव चेतन को। राक्षस किसे माना है? राघव चेतन। और माया किसे माना है? अलाउद्दीन खिलजी को। शॉर्ट में लिख देता हूं AK। और जो इसकी पहली पत्नी थी नागमती उसे क्या माना है? सांसारिक। और सांसारिक किसे माना है? नागमती को। तो दोस्तों नागमती रावल रतन सिंह की पहली पत्नी थी, मैंने आपको लिखवा दिया है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, लिख लीजिए। दोस्तों ये था हमारा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है। ये डॉक्टर GH ओझा के अनुसार काल्पनिक माना है, और इसमें ही बताया गया था कि इनके बीच जो इसने 8 महीने घेरा दिया था, उसके बाद में AK के साथ समझौता करके रावल रतन सिंह ने और AK को महल में ले जाता है और AK को पद्मिनी को दिखा देता है। यानी पद्मिनी उधर खड़ी होती है, AK उधर खड़ा होता है, बीच में एक शीशा लगाता है। शीशा ऐसे तिरछा लगाता है जिसमें क्या होता है, उधर से पद्मिनी शीशे में दिखेगी और शीशे में से दर्पण कहाँ दिखेगा? जल में। तो उसी टाइम क्या हो जाता है, मतलब इस ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, उसी टाइम क्या हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसको गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में उसको वहां जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, इधर से पद्मिनी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ डोरी डाली में से धस के जाती है और वहां अलाउद्दीन खिलजी से कहती है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे अंतिम बार मेरे पति से मिलने दिया जाए। तो
अलाउद्दीन खिलजी नशे में चूर होकर वह पागल हो गया था, किसी मतलब इतनी सुंदर रानी मेरी हो गई, तो उसने क्या किया कि उसको अंतिम बार उससे मिलने गया। और क्या होता है जब वो डोली में जाती है तो गोरा में बादल जो कि रतन सिंह के सेनापति थे वो भी साथ जाते हैं और वहां से उसको रतन सिंह को छुड़ा लाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सूरजा नामक का एक दूत है जिसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी के पास, और ये जो 1303 में 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था जिसमें आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था और केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने, जौहर किया था पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट तो यही है। बाकी क्या होता है जो ये चित्तौड़ का पहला शाखा होता है इसमें गोहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह और इसी के साथ गोहिल वंश का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिसोदिया वंश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, राम राम।